हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। ये कहानी 1943 की है। मैं अपने दोस्त संदीप से मिलने के लिए राजनपुर से कश्मीर जा रहा था। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि कश्मीर सिंध का एक अंदरूनी इलाका है, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि सैकड़ों साल पुराना ये शहर एक बहुत बड़ी हिंदू तहजीब की अक्कासी करता था। अगर आज भी देखा जाए तो कश्मीर में हिंदुओं की एक बड़ी आबादी है। उन दिनों ना तो मोबाइल थे और ना ही कोई मवासलाती सिस्टम। मैं संदीप को बिना इतला किए उसे सरप्राइज देना चाहता था, लिहाजा मैं राजनपुर से ट्रेन में बैठकर कश्मीर के लिए रवाना हुआ था। तकरीबन 4 घंटे के तवील सफर के बाद मैं आखिरकार कश्मीर जा पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मेरा थकन से बुरा हाल हो चुका था। मैंने एक जोरदार अंगड़ाई लेकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। शाम का अंधेरा हर सू फैल चुका था और काली स्याह रात अपना डेरा डालने के लिए बेताब थी। ये एक पुराना सा स्टेशन था जहां ये जर्दी माइल रोशनी इस सख्त फैले हुए अंधेरे को कम करने में नाकाम साबित हो रही थी। मैं स्टेशन पर अपनी नजरें घुमाकर किसी माकूल आदमी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था ताकि उससे संदीप के घर का पता पूछ सकूं। अगले ही लम्हे मुझे एक उधेड़ उम्र का आदमी नजर आया जो मुझे इस तार के मुताबिक संदीप के घर का पता बता सकता था। हुलिये से वो एक पढ़ा लिखा शख्स नजर आ रहा था, लिहाजा मैंने बिना देर किए हुए उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। अरे भैया, सुनते हो, मैं इधर अपने दोस्त से मिलने आया हूँ और इस तार पर उसका पता मौजूद है। क्या आप मुझे ये पढ़कर बता सकते हो कि उसका घर किस गली में है? मैंने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उस शख्स की जानिब बढ़ा दिया। मुझे यूं अचानक से अपने सामने देखकर पहले तो वो आदमी एक लम्हे को हिचकिचाया, मगर मेरी हालत को समझने के बाद उसने इस बात में सर हिला दिया। जी जी भैया, लाइए इधर दीजिए, मैं अभी आपको पता बताए देता हूँ। इतना कहकर उस शख्स ने मेरे हाथ से वो कागज का टुकड़ा ले लिया और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद मुझे संदीप के घर का पता समझाने लगा। जिस तरह से उसने मुझे रास्ता समझाया था, उस हिसाब से तो संदीप का कुमार बस इसी स्टेशन के आसपास ही वाक़ था। मैंने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया और सवारी के लिए इधर उधर निगाहें घुमाने लगा। हो सकता है कि शायद कोई तांगे वाला नजर आ जाए, मगर रात के इस काले अंधेरे में भला वहां रुकने की कौन हिम्मत कर सकता था। मैंने सवारी का इंतजार करने की बजाय पैदल चलने का ही फैसला किया। मेरे पास कोई इतना ज्यादा सामान तो ना था कि मुझे किसी तांगे की या फिर किसी बैलगाड़ी की जरूरत पड़ती। एक छोटा सा सफरी बैग था जिसमें मेरे चंद कपड़े थे। मैंने जल्दी से अपना बैग कांधे पर डाला और कच्ची सड़क पर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही मैं स्टेशन की हदूद से बाहर निकल गया। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, यहाँ पर दरख्तों का एक बड़ा सा झुंड था। सियाह काली रात, हर तरफ घुप अंधेरा और एक छोटी सी कच्ची सी पगडंडी। मुझे अब दिल ही दिल में खौफ सा महसूस होने लगा था। मैं जैसे जैसे चलता जा रहा था, एक गैर मानूस सी खुशबू मुसलसल मेरी नाक से टकरा रही थी। इस अंधेरे में वो खुशबू पाकर मेरा दिल एकदम से कांप उठा। सुनसान रास्ता और अकेला मुसाफिर। आप जरा सोच कर तो देखिए कि उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी। ऊपर से पूरी फिजा में फैली हुई सिंदूर की खुशबू मुझे अंदर ही अंदर खौफजदा किए जा रही थी। मेरा दिल बार बार मुझे कह रहा था कि मैं वापस रेलवे स्टेशन पर चला जाऊं और ये रात वहीं गुजारूं, मगर भला स्टेशन पर भी किसने मौजूद होना था। ट्रेन तो अपनी सवारियां उतारने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गई होगी। मेरे पास अब सिवाय आगे बढ़ने के और कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना था, लिहाजा मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर से मेरे दिल को एक धड़का सा लगा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अभी इसी अंधेरे दरख्तों के झुंड से कोई चुड़ैल नमूदार होगी और मेरा कलेजा चबा जाएगी। इससे पहले कि मैं इस ख्याल से बाहर निकलता, अचानक कहीं से एक परिंदा उड़ता हुआ आया और उसने मेरे सर पर एक जोरदार पंजा मारा। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकली, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से सरपट दौड़ा।
लेकिन तब तक मेरा काम हो चुका था। मुझे अचानक से अपने सर में चुभन सी महसूस हुई और मुझे अपने बाल गीले महसूस हुए। मैंने फौरन ही घबरा कर अपना हाथ उस चुभन वाली जगह पर रखा। अगले ही लम्हे मुझे गीले और चिपचिपेपन का एहसास हुआ। मैंने फौरन ही अपने बैग से टार्च चलाई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे सर से खून बह रहा है। खुदा जाने ये कौन सा खतरनाक परिंदा था जिसने मुझे इस कदर जख्मी कर दिया। मैंने फौरन ही अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने सर पर रख लिया ताकि मजीद खून न बहे। अब मैं घबराया हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ किसी जख्मी पागल की तरह संदीप का घर ढूंढ रहा था। मुझे दिल ही दिल में बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने दोस्त को अपने आने की इत्तला क्यों ना दी। उस वक्त तो मेरे सर पर सिर्फ सरप्राइज का भूत चढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाएगी। खैर, जब मुझे चलते हुए काफी देर हो गई मगर ये रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक से मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैं जरूर रास्ता भूल चुका हूँ। मैं अपना सर पकड़कर रास्ते के बीचों बीच बैठ गया और खुद को कोसने लगा। मेरा भूख और थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। न जाने ये वीरान इलाका कितना बड़ा है, ये सोच सोच कर मेरे दिल में हौल उठ रहे थे। अचानक मुझे दूर से ही एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। ये रोशनी देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मुयस्सर हुआ और मैं जल्दी से तेज तेज कदम उठाता हुआ उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर से झींगरों की आवाज ने इस पूरे माहौल को और भी खौफनाक कर दिया था। दूर से देखने पर यह रोशनी मुझे अपने बिल्कुल करीब ही नजर आ रही थी, मगर मैं जैसे जैसे उसकी जानिब बढ़ रहा था वो और भी दूर होती जा रही थी। खैर, काफी देर चलने के बाद जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उस वक्त तक मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। ये एक टूटा फूटा कब्रिस्तान था और उसके एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी जहां से ये रोशनी बिदक बिदक कर बाहर की जानिब उमड़ रही थी। इस झोंपड़ी के दरवाजे पर एक छोटी सी लालटेन टंगी हुई थी। अब मैं शशोपंज में खड़ा हुआ था कि आखिर क्या करूं। जिधर भी नजरें दौड़ाता हर तरफ मुझे कब्रें ही कब्रें दिखाई देती। आप अंदाजा कीजिए कि उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी। अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज से उस झोंपड़ी का दरवाजा खुला और मेरी आंखें हैरत से फट गई। एक बेइंतहा खूबसूरत और कम उम्र लड़की जिसका पूरा जिस्म सफेद साड़ी में मलबूस था, अपने लंबे और खुले बालों के साथ मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, मानो जैसे उसे मेरी मौजूदगी का पहले से ही इल्म था। उसे देखते ही मैं एक लम्हे को तो घबराया, मगर हिम्मत करते हुए अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। जब वो एक लड़की होकर इस कब्रिस्तान में रात गुजार सकती है तो भला मैं क्यों नहीं। शायद इसी ईगो ने कुछ लम्हों के लिए मेरे खौफ को दूर कर दिया था। तो तुम कौन हो? मैंने फौरन ही लड़की की जानिब देखते हुए कहा, मगर वो मेरी जानिब देखकर मुसलसल मुस्कुराती रही। आइए आइए आमिर बाबू, घबराए नहीं, मैं यहाँ की रखवालन हूँ। वैसे तो यहाँ मेरे साथ मेरे बाबा भी होते हैं, मगर वो आज शहर किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। उसकी मुतरन्नम और मशहूर को नवाज अचानक से मेरे कानों में सुनाई दी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं एक लम्हे को घबरा गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखा। अरे आमिर बाबू, मैं सब जानती हूँ। मेरा नाम जमुना दासी है और मैं कई वर्षों से इसी कब्रिस्तान में ही रहती हूँ। आइए अंदर आ जाइए। उसने इशारे से मुझे झोंपड़ी के अंदर जाने के लिए कहा और मैं डरता डरता उसके पीछे ही झोंपड़ी में दाखिल हो गया। उस वक्त मेरे दिल की रफ्तार बहुत ही तेज थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। अंदर पहुंचते ही मैंने झोंपड़ी का जायजा लिया। एक टूटी फूटी चारपाई, एक पानी का घड़ा और एक छोटी सी चटाई पड़ी हुई थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और उसी चटाई पर बैठ गया। मेरे जहन में अब भी हजारों सवाल गूंज रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन चुप न रह सका। जमुना दासी, क्या तुम्हें यहाँ रहने में डर नहीं लगता?
मैंने हिचकिचाते हुए उससे सवाल किया। अरे नहीं आमिर बाबू, ये तन्हाई तो इंसान की सदा से साथी है। भला इससे कैसा डर। माता के पेट से लेकर इस कब्र के अंधेरे तक इंसान को तन्हा ही तो जाना है। खैर तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे भोजन का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर वो झोंपड़ी से बाहर चली गई और मैंने सुकून का सांस लिया। थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने का एक ट्रे था, दूध जैसा सफेद शरबत और रोटी के चंद टुकड़े, जिनकी खुशबू इतनी मशहूर कुन थी कि मुझे उसे देखते ही भूख सी महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से वो गिलास उठाया और उसे अपने मुंह के साथ लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीराने में भला मुझे इस जैसा लजीज दूध और कहां से मैसर आ सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। जी बाबूजी, हम लोग बहुत ही मेहमान नवाज है, और भला मेरे होते हुए आपको किसी चीज की कमी कैसे महसूस होने देती। उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात का जवाब दिया। दरअसल बात यह है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे मेरे दोस्त संदीप का पता बता दोगी? मैंने इल्तिजाया निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर बता दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। वो शर्माती हुई मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गई और अपने नाखून पर लगी हुई मिट्टी खुरचने लगी। शर्त? कैसी शर्त? मैंने हैरानी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। अरे घबराए नहीं आमिर बाबू, कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हें एक रात मेरा मेहमान बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ कि सुबह होते ही तुम्हें पगडंडी तक पहुंचा दूंगी। संदीप कुमार तो बख्शापुर में रहता है, जबकि तुम भूलकर रामगढ़ आ चुके हो, और अब इस वक्त बाहर जाना भी मुनासिब नहीं। बेहतर यही है कि आज की रात तुम मेरे पास ही गुजारो। उसने शर्माते हुए अपने दुपट्टे का पल्लू अपने दांतों के नीचे दबाया, और मैं मरता क्या ना करता, इस बात में सर हिला दिया। अगले ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा सर चकरा रहा हो। उस दूध जैसी शरबत में न जाने उसने भंग कूट कर मिलाई थी या फिर कोई नशीली दवा, जिसे पीते ही मेरा पूरा जिस्म थकन से चूर चूर होने लगा। अच्छा तो जमुना दासी, मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस कब्रिस्तान में क्यों रहते हो? आखिर भला ऐसी क्या मजबूरी है? दुनिया में और भी तो हजारों काम है। तुम जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की किसी महल में होनी चाहिए, ना कि इस खंडर कब्रिस्तान में। उस लड़की की हिरनी जैसी आंखें मेरी ये बात सुनकर एकदम उदास हो गईं। देखिए बाबूजी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आज से बहुत साल पहले की बात है कि हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा और जालिम जागीरदार रहा करता था। उसका नाम ठाकुर रंजीत सिंह था। हमारे गांव में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें उसका पूरा खानदान आबाद था। यूं समझो कि उनके होते हुए हमारे इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जहां ठाकुर रंजीत सिंह नर्म दिल था, वहां जरूरत पड़ने पर वो संगदिल और जालिम भी बन जाया करता था। खासकर उसका बड़ा बेटा अजीत राय, वो तो कुछ ज्यादा ही बेरहम था। वो आए रोज गांव में रहने वाले गरीब लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता। बाप के मना करने के बावजूद भी वो किसी के हाथ ना आता। यूं कहना मुनासिब होगा कि वो एक सरकश घोड़ा था, जो कि किसी के भी काबू में ना आता था। अलबत्ता रंजीत का छोटा बेटा सरजीत बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हूबहू अपने बाप पर गया था। उसके मिजाज में नरमी कूट कूट कर भरी हुई थी। बारे में यूं कहना मुनासिब होगा कि वो एक फनकार था। अक्सर गांव की पगडंडियों पर बैठकर एक मधुर सी बांसुरी बजाया करता, जिसे सुनकर लोग महव हो जाते। उसकी बांसुरी की लय सुनकर गांव की लड़कियां उस पर मर मिटती। एक बार शादी की तकरीब में उस राजा ने ऐसी धुन बजाई कि वहां मौजूद सभी लड़कियां अपने दिलो जान से उस पर फिदा हो गई। उन लड़कियों में एक दासी भी थी। उसका दिल अपने आप ही सुरजीत की जानिब खींचने लगा। वो उसके प्यार में पागल हो गई और छुप छुप कर उससे मिलने लगी। दासी और सरजीत दोनों जानते थे कि उनका मिलन आसान नहीं, मगर फिर भी वो दोनों अपने दिल के हाथों मजबूर थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सरजीत को बहुत तेज बुखार चढ़ा।
दासी का दिल अपने महबूब को देखकर एकदम से बेकरार हो गया। उसे सरजीत की तकलीफ बर्दाश्त ना हो रही थी। वो बेकरार होकर सरजीत की हवेली जा पहुंची, मगर उसकी शूमी किस्मत के रास्ते में उसका टकराव अजीत सिंह से हो गया। इस नाजुक सी कच्ची कली को देखकर अजीत उस पर आशिक हो गया। उसने फौरन ही दासी की बाह पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगा, मगर दासी जो कि सरजीत से प्यार करती थी, एक ही दम से गुस्से में पागल हो गई। वो अजीत से अपना बाजू छुड़ाते हुए और जमीन पर थूकते हुए अपने घर चली आई। अजीत को जरा भी उम्मीद ना थी कि एक दासी उसके साथ ऐसा सलूक कर सकती है। दासी के इनकार पर वो उसका जानी दुश्मन बन गया और अपने चंद आदमी उस दासी के पीछे लगा दिए। वो जब भी सरजीत से मिलने जाती तो अजीत के आदमी उसकी मुखबरी करते। एक दिन उन्हीं मुखबरों में से एक मुखबिर ने डरते डरते अजीत को सारी प्रेम कथा सुना दी, जिसे सुनकर अजीत पागल हो गया। उस साली की इतनी हिम्मत, जिसने मुझे देखकर थूका था, उसके लिए मेरा सगा भाई प्रेम की तान लगाए। मैं वो साज ही तोड़ डालूंगा जिस पर इन दोनों की प्रेम कथा बज रही है। अजीत ने फौरन ही जमीन पर थूकते हुए कहा। बस फिर ऐसा हुआ कि एक 14वीं की रात को दासी अपने महबूब सरजीत से मिलने गई। सरजीत भी पहले से उसके इंतजार में वहीं बैठा था। दो प्यार के मतवाले एक दूसरे को बाहों में भरकर अभी बैठे ही थे कि उन्हें अचानक से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। यूं लगा कि जैसे जलजला सा आ गया हो। ये कोई और नहीं बल्कि अजीत था। उसने सरजीत को देखते ही जोर से ललकारा। तू क्या समझता है कि एक कमदास दासी को हमारे घर की बहू बनाएगा? मैं कभी भी अपने खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम दोनों की जान भी क्यों ना लेना पड़े। दासी और सरजीत को एक साथ देखकर अजीत गुस्से से पागल हो गया। देखो भाई, आप यहाँ से चले जाओ। सरजीत ने भी अपनी नियाम से तलवार निकाली और दासी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। अपने भाई को अपने मद्दे मुकाबिल तलवार निकालता देखकर अजीत और भी गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी मजाल कि अपने बड़े भाई के सामने तलवार निकाले। बस फिर क्या था, अजीत सिंह ने सरजीत को कत्ल कर दिया और दासी का भी गला काट दिया। यूं दो प्रेम करने वाले उस जालिम की सफाकी की नजर हो गए। इतना कहकर जमुना ने अपना सर झुका दिया। ओहो, अरे जमुना दासी, तुमने तो मुझे बहुत ही दुखी कहानी सुना दी है। न जाने क्यों जमुना दासी की कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मगर वो दासी कौन थी? मैंने फौरन ही जमुना दासी से सवाल किया, मगर वो खामोश रही। मैंने जैसे ही तसल्ली देने की खातिर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने एक गहरी सांस ली। अरे आमिर बाबू, वो मैं ही तो थी। ये देखें, अब भी मेरे गले पर कटने का निशान है। इतना कहकर जमुना दासी ने अपना सर ऊपर की जानिब उठाया और मैं एकदम से खौफजदा होकर पीछे की जानिब हट गया। उसकी गर्दन पर अब भी चाकू से कटने का निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और उसमें से खून रिस रिस कर उसकी सफेद साड़ी को रंगीन कर रहा था। ये 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 कैसे मुमकिन हो सकता है? प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं घबरा कर एकदम से खड़ा हो गया और वहां से भागने का सोचने लगा, मगर डर के मारे मेरी टांगें साथ ना दे रही थी। बस अगले ही लम्हे जमुना दासी अपनी पहली वाली हालत में वापस आ गई। अरे बाबू, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक हूँ। अजीत सिंह इतना जालिम था कि उसने हमारा अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया, मगर मैंने भी अपना बदला लिया। ये कब्रें देख रहे हो, ये मेरे उन्हीं दुश्मनों की कब्रें हैं जिनको मैंने शक्तियां मिलने के बाद मारा। मैंने अपने सरजीत का और अपनी मौत का बदला ले लिया। उन सबको यहाँ जिंदा गाड़ कर मैं खुद उनकी रखवालन बनी बैठी हूँ। अब वो जालिम यहाँ कयामत तक तड़पते रहेंगे। इतना कहकर जमुना दासी ने एक खौफनाक कहका लगाया। ये कहका इतना भयानक था कि मुझे अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। एकदम से आसमान पर बिजली कड़कने लगी और छपाके से बारिश शुरू हो गई। मैं खौफ के मारे
झोपड़ी से निकलकर बाहर की जानिब भागा। मैं कब्रें फलांगता हुआ सरपट दौड़े जा रहा था। अचानक ही मेरा पैर फिसला और मैं गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पगडंडी के पास एक पेड़ के तने से टेक लगाए बैठा था। दिन का उजाला हर तरफ फैल चुका था और सूरज मेरे सर पर चमक रहा था। मेरा कपड़ों वाला बैग बिल्कुल मेरे साथ ही रखा हुआ था। मैंने अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। उफ मेरे खुदा, कितना खौफनाक सपना था। मैंने अपने सर पर हाथ मारा और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने जैसे ही अपना बैग उठाकर कंधे पर रखा तो उसमें से वही गिलास गिर पड़ा जिसमें जमुना ने मुझे दूध पिलाया था। एक लम्हे को मेरी सांसें जैसे थम सी गई थी। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो ख्वाब था या हकीकत, लेकिन जब भी वो दूध वाला गिलास देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि वो महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया था जो शायद मेरे साथ ही पेश आया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।